हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा फाउंडेशन में। आज के इस क्लास में हम लोग सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर, महत्वपूर्ण शब्दावली पर ध्यान देंगे, ठीक है। जो कि आपको एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और एनसीईआरटी बुक से बेसिक जो सामान्य विज्ञान है उससे आपको सारा चैप्टर जो है लिया जा रहा है। इसमें सबसे प्रथम हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं उसके संदर्भ में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये आपको सक्षमता परीक्षा के लिए और बीपीएससी में आपको टीचर का एग्जाम देने जा रहे हैं यदि, तो आपको बेसिक साइंस का कॉन्सेप्ट से प्रश्न जब आएंगे तो आपको बेसिक चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो उसी के लिए हम बेसिक क्लास लेकर आ रहे हैं आपके लिए सामान्य विज्ञान का, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर है, ये पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। और इसमें जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर का आपको बस एक एक वीडियो में आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा और चीज़ों को आप समझ जाइएगा, आत्मसात करने का प्रयास कीजिएगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बहुत ही साधारण शब्दों में चीज़ों को समझा दिया जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे आसपास के जो पदार्थ है उसके संदर्भ में, ठीक है। चैप्टर 1 है। तो चैप्टर 1 में हमारे पास देखिए, जो यहाँ जो कहता है कि द्रव जो है सूक्ष्म कणों से बना हो, मिलकर बना होता है। देखिए, दुनिया का कोई भी पदार्थ होगा, ठीक है, वह आपको सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। क्या होता है? कोई भी जो आपको पदार्थ होता है वो आपको सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब इसका तात्पर्य हम लोग क्या होता है सो हम जो समझेंगे। देखिए, द्रव्य या पदार्थ जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे आप कोई मकान ले लीजिए, ठीक है, ये मकान हो गया। अब मकान में आप देखेंगे छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना होता है। क्या होता है? छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना होता है। कोई दिक्कत? अब अपने इस पेन को देखिए, यह पेन जो है आपको बहुत छोटा छोटा कण से मिलकर इतना बड़ा पेन की संरचना की गई है। यहाँ तक आप अगर देखेंगे कि अगर हमारे पास इस टी शर्ट की बात की जाए तो इस टी शर्ट में जो धागा का, महीन महीन धागा का पिरो कर इसको बनाया गया है। तो इससे तात्पर्य होता है कि दुनिया का जितने भी पदार्थ है वो सभी जो होते हैं सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। अर्थात द्रव्य जो होता है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। हमारे आसपास द्रव्य, द्रव्य कहिए या पदार्थ कहिए, तीन अवस्थाओं में विद्यमान होता है। कितने अवस्थाओं में विद्यमान होता है? तीन अवस्थाओं में। तो एक होता है आपको ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। यानी कि पृथ्वी पर का जितने भी वस्तु है उसको हम लोग तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, ठोस, पदार्थ और गैस, ठीक है। आज के इस चैप्टर में हम ठोस पदार्थ गैस के संदर्भ में ही आपको एनसीईआरटी ये 9th की किताब का सामान्य विज्ञान का ये चीज उठाकर लाया गया है। वहीं से इसका सारांश लिया गया है और आपको इस कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ठोस के कणों में आकर्षण बल, आकर्षण बल सबसे अधिक, ठीक है। गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब हम लोग को जो समझना है, क्या समझना है सो देखिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी पदार्थ जो है या द्रव्य है वह आपको कणों से मिलकर बना होता है, ये तो हम लोग पहले जान लिए। और जो कण से मिलकर बना होता है तो वह कण जो है एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करते रहता है। और दोनों में जितना भी कण होता है एक दूसरे को आकर्षित करता है, एक दूसरे से बंधा हुआ होता है, तभी वह जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि अगर हम इस किताब की बात करें, ठीक है, तो अगर किताब की अगर इस बात करते हैं, देखिए एनसीईआरटी की किताब है, जब इसको हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। और ये तभी बना हुआ है जब जुड़ाव रहता है, तो एक दूसरे जो आकर्षण, एक खींच रहा है उसके तरफ और दूसरा खींच रहा है उसके तरफ, ठीक है। तो क्या होता है कि एक दूसरे को पकड़ के रखता है। ये आकर्षण बल ही है
जो पृथ्वी पर का सभी पदार्थ जो है एक दूसरे को पकड़ के रखता है। ठीक है, तो जब पदार्थ हमको तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस, जब पाया जाता है तब क्या होता है कि ठोस जो होता है ना मजबूत होता है। क्या होता है, ठोस जो होता है बहुत मजबूत होता है। जैसे कि आपका टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, आपका पेन हो गया, ये सब क्या है आपका ठोस हो गया। ठीक है, यहाँ तक कि चीनी भी आपको क्या है, ठोस है। बर्फ भी आपका ठोस है। रबड़ भी आपका ठोस है, क्योंकि उसमें परिवर्तन जो होता है, आयतन में तो परिवर्तन होता है, लेकिन उसको छोड़ने के बाद फिर वही आकार में आ जाता है। ठीक है, तो अब हम आपको ये बताने वाले हैं। ठीक है, ये ठोस हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, द्रव है। ठीक है, द्रव है, ये हो गया। और इसके बाद क्या है, इसका पेज कैसे लेंगे, नया पेज। ठीक है, एफ, जैसे यहाँ हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ठोस हुआ, क्या लेंगे, देखिए अब हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, ये ठोस है। ठीक है, और यह क्या हो गया, आपका द्रव हो गया। ठीक है, और ये आपका गैस हो गया। ये पदार्थ का या द्रव का तीन अवस्था हो गया। ठीक है, द्रव्य कहिए, द्रव, देखिए ये द्रव का मतलब क्या हो गया, आपका पदार्थ हो गया। ठीक है, और ये पदार्थ कितने अवस्थाओं में पाया जाता है, तो तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। पृथ्वी पर का जितने भी आपको वस्तु होते हैं ये तीन ही अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है, कि आकर्षण बल, आकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण बल। ठीक है, देखिए आकर्षण बल ठोस में सबसे अधिक होता है। क्या होता है, सबसे अधिक आकर्षण बल होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। और यही कारण है कि इसके जो कण होते हैं एक दूसरे को बहुत ही मजबूती से पकड़े हुए रहते हैं। मजबूती से जब पकड़े हुए रहते हैं तो ये आपको छोड़ता नहीं है। इस कारण क्या होता है, हार्ड होता है, हार्ड होता है। द्रव क्या होता है, देखिए, और गैस में सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे कम क्या होता है, ये आकर्षण बल। सबसे अधिक, और इन दोनों के जो बीच में द्रव में मध्यवर्ती, मध्यवर्ती होता है। मध्यवर्ती का मतलब क्या हो गया कि इससे थोड़ा सा कम। ठीक है, इससे थोड़ा सा, इस सबसे कम होता है आकर्षण बल, इससे कुछ ज्यादा इसमें होता है, और फिर इसमें सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक आकर्षण बल किस में होता है, ठोस में। सबसे कम क्या होता है, तो आपको गैस में होता है। और द्रव में क्या होता है, दोनों के बीच का होता है। कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बैक वाला कैसे है? इस ठोस के कणों में निहित करने वाले कणों के बीच रिक्त स्थान, देखिए यहाँ देखिएगा, रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम होता है। किसमें होता है, ये न्यूनतम होता है। यानी रपेन, हाँ, न्यूनतम होता है। गैसों के लिए यह अधिकतम, और किंतु द्रवों के लिए क्या होता है, ये मध्यवर्तीय होता है। अब हम लोग यहाँ क्या बात करते हैं कि रिक्त स्थान का, तो ठोस में क्यों कम होगा, देखिए ठोस चूंकि बहुत मजबूत, इसके जो कण होता है बहुत मजबूती से पकड़े हुए रहता है, तो इसलिए ठोस में जो होता है ना रिक्त स्थान कम होता है। क्या होता है, इस ठोस में रिक्त स्थान बिल्कुल कम होगा। रिक्त स्थान क्या होगा, बिल्कुल कम होगा। जब रिक्त स्थान कम होगा तो इसमें गति ऊर्जा क्या होगा, न्यूनतम। यहाँ जो कण जो है ये जल्दी जल्दी नहीं चलेगा, एक दूसरे को पकड़े हुए रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगा, गतिज ऊर्जा सबसे कम होगा, गतिज ऊर्जा सबसे कम, गतिज ऊर्जा सबसे कम होता है। क्योंकि इसके कण जो है गति तो करता ही नहीं है,
तो क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। अब देखिए, अब गैस की बात करते हैं, तो गैस के लिए ये अधिकतम होता है। और क्यों होता है? क्योंकि इसका जो कण होता है, इसमें रिक्त स्थान ज्यादा होता है, रिक्त स्थान अधिक होता है। अधिक क्या होता है, इसका जो कण होता है बहुत फ्री रहता है, अब वह चलते रहता है, स्पीड से चलते रहता है। और इसका आकर्षण बल बहुत कम होने के कारण इसका कण जो है उछल कूद करते रहता है, इधर से उधर जाते रहता है, मतलब स्थिर नहीं रहता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपको गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा होगा। इसके जो कण होगा, इसमें गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगा, गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा। क्या होगा, इसका गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? गतिज ऊर्जा ज्यादा। अब हम लोग बात करते हैं द्रव्य का, ठीक है। अब इस द्रव्य में हम लोग देखते हैं कि यह द्रव्य जो है क्या होता है, इसका जो कण होता है उतना मजबूती से नहीं पकड़े हुए रहता है, या ना बिल्कुल फ्री रहता है, बीच में रहता है यह। तो यह क्या होता है, रिक्त स्थान, इसका जो रिक्त स्थान जो होता है, इसका जो रिक्त स्थान थोड़ा सा ढीला उला रहता है, ठीक है। तो यही कारण है कि इसका जो कण होता है वो कुछ गति करते रहता है, लेकिन उतना स्पीड से नहीं करता जितना गैस के जो कण होता है वो उतना स्पीड से करता है, ठीक है। तो जब द्रव का जो रिक्त स्थान है, इससे कुछ कम और इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। और यही कारण है क्या, इसका जो गतिज ऊर्जा जो है मध्य में होगा, गतिज ऊर्जा मध्य में होगा। क्या होगा, गतिज ऊर्जा मध्य में होगा, मध्यवर्ती होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए, अब पहला में हम लोग क्या सीखे कि देखिए ठोस के जो कण होता है बहुत मजबूती से पकड़े हुए रहता है, ठीक है। और गैस का जो कण होता है उसमें क्या होता है, उसका कण जो है उछल कूद करते रहता है, इधर उधर भागते रहता है, ठीक है। और जो द्रव होता है, उस द्रव का जो कण होता है ठोस से थोड़ा सा ढीला होता है और गैस से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो कुल बीच वाला होता है। और वही चीज हमको जब अथी में चलते हैं, गतिज ऊर्जा की जब बात करते हैं, तो ठोस में क्या होता है, गतिज ऊर्जा बहुत कम होता है। और आपको इसके क्या है पता है, गैस में सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होगा, वहीं द्रव में क्या होगा, गतिज ऊर्जा मध्यवर्ती होगा। क्योंकि इसका आकर्षण बल कम हो जाने की वजह से ठोस में गतिज ऊर्जा कम हो जाता है, और गैस में गति आकर्षण बल अधिक होने के कारण गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा हो जाता है। और द्रव में क्या होता है कि आकर्षण बल थोड़ा सा जो है ये दोनों के बीच में रहता है, इसलिए इसका गतिज ऊर्जा भी बीच में रहता है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए देखिए, ये आपको साइंस का, सामान्य विज्ञान का ये आपको सामान्य कॉन्सेप्ट है। अगर आपका कॉन्सेप्ट डेवलप रहेगा तो आप जो है किसी भी प्रकार का प्रश्न जो है आप आराम से बना दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे, बातें जब स्पष्ट रहेगी तो आपको कोई भी एग्जाम में बैठेंगे तो कोई भी एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और जब सही टिक लग जो लगाएंगे तो आपको बहुत पूरी संभावना है कि आप बहुत ज़्यादा सही करके आए, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट में आप इसको चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं और थोड़ी देर के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैं हट जाता हूँ, और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि इसको जो है आप नेक्स्ट में हम मिटा देते हैं और फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, ठोस के जो लिए जो है ठोस के लिए जो है उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक कर्मित होती है। अब जो हम देखिए ठोस के बारे में जो लोग पढ़ रहे हैं, जो ठोस के जो कण होता है ना, कर्मित का मतलब क्या हो गया, बहुत क्रम से लगा हुआ रहता है। कर्मित का मतलब क्या हो गया, अत्यधिक कर्मित होता है। मतलब जैसे कि एक कर्मित का मतलब हो गया, देखिए यहाँ पर आप समझ लीजिए कि एक पर एक चढ़ल रहता है। क्या होता है, एक पर एक चढ़ल रहता है। जैसे एगो यहाँ है, फिर एगो यहाँ है, ऐसे ऐसे दम सिस्मेटिक ढंग से रहेगा, ठीक है। और एक दूसरे के जकड़े हुए रहता है, ठीक है। द्रवों में कण के परतें एक दूसरे से फिसल व स्खलित हो सकती है। और क्या होता है, द्रव की जब बात की जाए
तो द्रव में क्या होता है कि थोड़ा सा लूज टाइप का होता है। कण जो क्या होता है लूज टाइप का, क्या करेगा कि एक यहाँ है तो एक यहाँ है और एक यहाँ है, ऐसे ऐसे तो है लेकिन ढीला है। ये ढीला है, इधर वाला इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर आ जाएगा छरप के। हो सकता है कि ई वाला भी यहाँ चला है, ठीक है, ऐसा रहता है। जबकि गैस की जो बात की जाए, जो गैस के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, सब उछल कूद करते रहता है। कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, मतलब इधर से उधर क्या रहता है, भागते रहता है, ठीक है। तो गैसें में क्या होता है, कोई क्रम नहीं होता है, ठीक है। गैसों में कोई क्रम नहीं होता और इनके कण जो है अनियमित रूप से विचरण करते रहते हैं। गैस का जो कण होता है इधर उधर भागते रहता है, तितर बितर करते रहता है। जबकि आपको द्रव का जो कण होता है वो एक दूसरे पर क्या करता है, उछल कूद करता है बंदर की तरह, कभी इधर कभी इधर कभी उधर करता है, लेकिन उड़ने उड़ने वाला काम नहीं करता है, ठीक है। और गैस का कण है जो पक्षी की तरह उड़ते रहता है, एकदम सट से चों चों उड़ते रहेगा, समझे। कभी इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा, समझ गया। मतलब नटखटा टाइप का होता है, समझ गया। और ठोस जो होता है ना बिल्कुल मजबूत होता है, एकदम जकड़ के पकड़े हुआ होता है। एक बार चिपक गया ना तो पकड़े हुए रहेगा, एकदम फेविक्विक की तरह चिपका हुआ रहता है। कोई दिक्कत समझने में। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं अंत परिवर्तित होती है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। देखिए पदार्थ की अवस्थाएं का मतलब क्या होता है, अवस्थाएं का मतलब यह हो गया कि पदार्थ जिस रूप में रहता है उसको दूसरे रूप में हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे पानी से हम लोग क्या बनाते हैं, बर्फ बना देते हैं, ठीक है। लकड़ी ठोस है और लकड़ी से क्या बना देते हैं, ठोसे के रूप में बेंच बना देते हैं, डेस्क बना देते हैं, कुछ बना देते हैं, पलंग बना देते हैं, समझ गए। तो उसका क्या होता है, रूप बदल देते हैं, ठीक है। लेकिन रहता तो ठोस ही है, तो उसके अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है और ये गैस में भी लागू होता है, ठीक है। जैसे गैस को हम लोग बैलून में भर के उड़ा देते हैं, सुई, कैसे उड़ेगा, सुई से ना उड़ जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसको परिवर्तन के लिए इसमें ताप और दाब में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे ही हम लोग ताप और दाब चेंज करेंगे, जो ताप पर ठोस है, जैसे बर्फ है, बर्फ क्या है, ठोस है। अब उसको हम आग पर चढ़ा देंगे तो ताप देंगे, ठीक है। जैसे ही ताप देंगे पिघलना शुरू होगा, फिर द्रव में बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, पानी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद दाब, दाब क्या होगा, जैसे कि हम लोग यहाँ खाना बनाते हैं तो जल्दी पक जाता है, वही चीज ऊपर ले जाएंगे, पहाड़ों पर ले जाएंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, दाब के प्रभाव की वजह से खाना पकाने में क्या होता है, देरी हो जाता है। तो ये ताप और दाब के प्रयोग से पदार्थ के अवस्था को हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग उधर पातन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपको पूछ देता है, ठीक है। तो इसका कुछ नहीं है, ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है। जैसे देखिए ठोस है, देखिए ठोस का क्या क्या नियम क्या है, ठोस और ये द्रव और ये गैस, ठीक है, ये गैस, कोई दिक्कत। तो ठोस से पहले द्रव बनेगा और द्रव के बाद ही गैस बनेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर बर्फ है, ठीक है, तो बर्फ को पिघलाएंगे, ताप देंगे, दाब देंगे, वो पानी बन जाएगा। और तो क्या हो जाएगा, पानी जब बनेगा तो वो बन जाएगा द्रव, ठीक है। और जब द्रव को और गर्म करेंगे, टेम्परेचर देंगे, ताप दाब बढ़ाएंगे, तो वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा, यानी वाष्प बन के उड़ने लगेगा, ऐसे से उड़ेगा, उड़ेगा। जब उड़ने लगेगा ना तो क्या हो जाएगा, वो गैस बन जाएगा, ठीक है। और जब गैस बन जाएगा तो ठोस द्रव से गैस परिवर्तित होता है। लेकिन उधर पातन मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट ये ठोस से क्या बन जाता है, गैस, द्रव में नहीं आता है। और डायरेक्ट जब गैस बनना शुरू कर देता है, पृथ्वी पर ऐसे भी पदार्थ हैं जो डायरेक्ट ठोस से गैस में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे चीज को हम लोग क्या कहते हैं, आपको उधर पातन कहते हैं। कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए निक्षेपण प्रक्रम, निक्षेपण,
गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। देखिए इसमें निक्षेपण प्रक्रम में क्या होता है, जो गैस पदार्थ होता है, देखिए गैस है ना, जब गैस सीधे ठोस में आ जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, निक्षेपण प्रक्रम। निक्षेपण प्रक्रम, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निक्षेपण प्रक्रम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ गए। तो ठोस से जब गैस बन जाएगा तो ऊर्ध्वापातन बोलेंगे, और निक्षेप प्रक्रम क्या बोलेंगे, जब गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन होता है तो उसको बोलेंगे निक्षेपण प्रक्रम। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वथनांक। अब हम लोग देखेंगे क्वथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कणन द्रव अवस्था से, देखिए द्रव अवस्था से क्या हो जाएगा, वाष्प में, यहाँ वाष्प है, वाष्प में परिवर्तित होते हैं। देखिए क्वथनांक क्या होता है, देखिए क्वथनांक, ठीक है, ये आपको क्वथनांक क्या होता है, देखिए यह क्या होता है, द्रव अवस्था से वाष्प में बन जाता है, द्रव अवस्था से ये आपको सीधे किससे परिवर्तन हो जाएगा, वाष्प में। तो इस परिघटना को आपको क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक की समष्टि। ठीक है, अब आते हैं वाष्पीकरण, एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच क्या होता है, परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं। ठीक है, और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। वाष्पीकरण क्या है, देखिए वाष्पीकरण हम लोग समझते हैं, वाइब्रेशन, वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण ये क्या है, सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण, देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको ये कोई सतह है, ऐसे देखिए, ऐसे है, यहाँ से जितना ऊर्जा लेना होता है ना, पकड़ लेता है। ठीक है, यहाँ से ऊर्जा पकड़ लिया और ग्रहण करके, और उनके भी जो परस्पर जो आकर्षण बल को पार, जैसे यहाँ से ऊर्जा ग्रहण कर लिया और ग्रहण करके, और जो आकर्षण जो बल लग रहा था उसको तोड़ देगा, तोड़ेगा और कहाँ भाग जाएगा, ऊपर के उड़ना वो भाग जाएगा, ऐसे ऐसे उड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ से, और द्रव को क्या करेगा, वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे देखिए पानी को जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या करते हैं, पानी जब द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है, द्रव अवस्था में रहता है, इसके बाद क्या करता है, उसका जो जैसे ताप और दाब देते हैं तो वो जो कण है उसके जो आकर्षण बल लगा हुआ रहता है, वो ताप और दाब के कारण छटपटाने लगता है, और छटपटा के ऊपर मुझे भागेगा, यानी जो आकर्षण बल जो खींच के रखे हुए पकड़े हुए था उसको छोड़ देगा और उड़ना शुरू कर देगा, और उड़ेगा ना तो ऊपर के जो ढकना रहता है वह फरफराने लगता है, मतलब वो निकलने के लिए तैयार रहेगा। तो वैसे निकलेगा, धक्का मारेगा, ऊपर बाहर निकल जाएगा ऐसे फट से कर, तो क्या हो जाएगा, वो वाष्प बन के ऊपर उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये वाष्पीकरण होता है कि आपको द्रव को क्या करता है, सीधे आपको गैस में परिवर्तन कर देना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण करता है। और ये द्रव को गैस में परिवर्तन कैसे करता है, पहले उस जो क्षेत्र है ताप और दाब मिलता है, और जो उसका आकर्षण बल रहता है वो उसका टूटता है, और टूट के अब वो इधर उधर भागना शुरू करता है, भागने के बाद जैसे उसका आकर्षण बल कमजोर होता है और वो भागना शुरू कर देता है, और ऊपर का जो ढक्कन होता है उसको क्या करता है, तोड़ फोड़ के लगाया कि भाग जाएगा, निकल जाएगा, और एक के बाद धड़ाक से कर ऊपर निकल जाता है। समझे, तो इसको क्या कहते हैं, द्रव से गैस का अवस्था में परिवर्तन होना, ये आपको क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। देखिए वाष्पीकरण की जो गति है, स्पीड, वो क्या क्या बात पर निर्भर करता है, सतही क्षेत्रफल, ठीक है, जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है, ठीक है, जैसे तापमान, आर्द्रता और वायु की
गति पे आपको वाष्पीकरण के निम्नलिखित इस गति निर्भर करता है। सही बात है कि तापमान हम उसको कितना दे रहे हैं, उसकी आर्द्रता कितनी है, और उसकी वायु की गति कितना, जितना स्पीड रहेगा उतना ही स्पीड से ऊपर की ओर भागेगा। अब देखिए, वाष्पीकरण से क्या होता है, ठंडक उत्पन्न होता है। वाष्पीकरण से क्या होता है, ठंडक उत्पन्न होता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ताप की वह मात्रा है, ठीक है, गुप्त ऊष्मा, जो 1 kg द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है। ठीक है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे कि ये गुप्त ऊष्मा क्या है। ठीक है, ये आपको गुप्त ऊष्मा क्या है। ठीक है, तो यह ताप, ताप है, क्या है, ये ताप है। एक द्रव को, 1 kg द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है। गुप्त ऊष्मा वह है कि 1 kg द्रव को, कोई भी 1 kg द्रव है, 1 kg द्रव को द्रव के क्वथनांक पर, यानी इसके जो क्वथनांक होंगे उस पर 1 kg द्रव को ये गैस में परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्लियर। चलिए, अब हम लोग देखते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 kg ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है। देखिए, तो 1 kg ठोस कोई ले लेते हैं। ठीक है, 1 kg आपको ठोस ले लिया, 1 kg ठोस, और इसको वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु पर लाने के लिए, यानी क्या हो जाएगा, ठोस को आपको गैस में परिवर्तन करने के लिए जितनी आपको गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। कोई दिक्कत। चलिए, अब देखिए, अब हम लोग यहाँ है कुछ मापने योग्य राशियां हैं। ठीक है, और उनके मात्रक जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ राशियां हैं इससे रिलेटेड जिसको हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए, यहाँ तापमान, तापमान को केल्विन में मापा जाता है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, के होता है। लंबाई को मीटर में नापा जाता है और इसका एम होता है। साहित्य का क्या होता है, किलोग्राम, और ये केजी होता है। ठीक है, साहित्य। ठीक है, ये क्या है आपको, सहंती है, सहंती यानी द्रव्यमान होगा। सहंती का जो है, सहंती ये द्रव्यमान। ठीक है, किलोग्राम में। अब देखिए भार यानी वजन, यह इसका न्यूटन एन। ठीक है, आयतन क्या हो जाएगा, ये आपको घन मीटर में नापा जाता है, इसका हो जाएगा मीटर क्यूब। घनत्व यानी डेंसिटी, ये किलोग्राम प्रति घन मीटर आ जाएगा। ठीक है, और दाब को कैसे नापा जाता है, पास्कल में नापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दाब का, दाब को किस में नापा जाता है, तो पास्कल में, और इसका सिंबल क्या है, पीए। ठीक है, तो मेरे साथियों, प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हमने अपने आसपास के पदार्थ से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी इस चैप्टर में हम लोग सीखे हैं। और ये जो है आपको किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, अगर आप आर्ट्स के छात्र हैं तो साइंस में जो है आपको ये चीज़ जो है आपको बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो आप सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या बीपीएससी की टीचर की एग्जाम देने वाले हैं, तो सभी के लिए आपको एनसीईआरटी बुक का ये सारांश जो है आपको बताया गया है। सारांश को इसको कवर किया गया है, इस किताब से देख लीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी का, तो ये आपको हर एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। तो वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद
और वीडियो को हो सके जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि हर वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।